भैया मेरा एक सवाल है कि 2 साल पहले ओडीआई क्रिकेट का बेस्ट बॉलर आपका मोहम्मद सिराज था। ऐसा सिराज ने क्या कर दिया कि आप उसको मतलब किसी भी वनडे सीरीज के लायक नहीं समझ रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य है, शमी जैसे गेंदबाज ने जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी अच्छी गेंदबाजी की, लगातार ये अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या शमी डिजर्व नहीं करते थे? चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से कोई ओडीआई नहीं खेले। खिलाड़ी को बाकी के फ्रेंचाइजी इसलिए लेना नहीं चाहते, वो कप्तानी का दावा करेंगे और उनसे कप्तानी नहीं कराना चाह रहे हैं क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है और ऐसे आदमी को आप कप्तान बना देते हैं। इनसाइड स्टोरी के इस एपिसोड में आज बात ऋतुराज गायकवाड़ पर होगी। जिस तरीके से शतक लगाया, उसके बाद क्या ऋतुराज गायकवाड़ अब टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए परफेक्ट नंबर 3 हो सकते हैं? इसके अलावा राजीव सर एक स्टोरी लिख कर आए हैं गौतम गंभीर अजीत अगरकर की मिली भगत पर। उस पर भी बात होगी कि भाई क्या मिली भगत ऐसी गौतम गंभीर अजीत अगरकर कर रहे हैं जिसके चलते इंडियन क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है। इसके अलावा मोहम्मद शमी पर बात करेंगे। मोहम्मद शमी ने 4 विकेट निकाले हैं। वही सैयद मुश्ताक अली में फिर से एक बार मैसेज देने की कोशिश की अजीत अगरकर को कि भाई मेरी तरफ आप देख लीजिए। साथ में रोहित शर्मा, विराट कोहली पर भी बात होगी। भाई बड़े बड़े दिग्गजों के स्टेटमेंट आ रहे हैं। रवि शास्त्री कुछ कह रहे हैं, हरभजन सिंह कुछ कह रहे हैं। इसके साथ साथ जो तीसरा वनडे मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाना है, वहां पर करो या मरो के मुकाबले में क्या कुछ बदलाव की संभावना नजर आती है, नहीं आती है? बात की शुरुआत से ऋतुराज गायकवाड़ से करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर मुद्दा गर्मा गया है कि टेस्ट में जो नंबर 3 हम पिछले 4 साल से ढूंढ रहे हैं, क्या ऋतुराज गायकवाड़ वो परफेक्ट खिलाड़ी हो सकते हैं? ये टेम्परामेंट लेकर आते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में भी ऋतुराज को हम ट्राई कर सकते हैं? नहीं, मेरे लिए तो क्राइटेरिया अलग है ना। क्राइटेरिया है कि T20 वो खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। अगर T20 खेलते हैं तो फिर टेस्ट टीम में उनको जगह मिलेगी और चेन्नई सुपर किंग के लिए वो कप्तानी भी कर चुके हैं और खेलते भी हैं। बिल्कुल। तो एक तो प्लस पॉइंट बहुत बड़ा है ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। तो ये वो रन बनाए, सेंचुरी बनाए, वो अलग मुद्दा है। वो T20 खेलते हैं कि नहीं, पहला मुद्दा तो ये है। भाई सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया आपको समझ आया वो यही है कि भाई हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि T20 फॉर्मेट में उनके बैट से जो आवाज निकली, उसका जो शोर है वो स्टेडियम में गूंजा कि नहीं गूंजा, वो और वही शोर फिर सिलेक्टर से कान तक जाता है। और रही बात, उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में सेंचुरी मार दी, फिर वो जाके 4-डे मैच में रनों का अंबार लगाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो बेचारे अभिमन्यु ईश्वरन जैसे बल्लेबाज को भी अपनी स्टाइल बदलनी पड़ गई। वो भी T20 में शतक लगा चुके थे, वो भी दावा अपना पेश कर चुके हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ और के साथ साथ अभिमन्यु ईश्वरन ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में शतक लगा के दावा ठोका है टेस्ट क्रिकेट में। बिल्कुल। जो जिसके पक्ष में मैं नहीं रहता हूँ, लेकिन अब क्योंकि हमारे देश में आजकल टीम ऐसी चुनी जा रही है तो हमें कहने के लिए बात नहीं होना पड़ रहा है भाई कि उन्होंने T20 में रन बनाया तो फिर आप कंसीडर कीजिए उसको टेस्ट मैच में। एनी डे आप कहेंगे वॉशिंगटन सुंदर से तो बेटर है ना नंबर 3 ऋतुराज गायकवाड़? कई खिलाड़ियों से बेटर है, इवन साई सुदर्शन से बेटर है ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि उनके पास देखिए जो टेक्निक चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेक्निक और सही शॉट सिलेक्शन। आपका बॉल सेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। किस बॉल को आप पिक कर रहे हैं, किस बॉल को छोड़ रहे हैं आप। मतलब आप ऐसा नहीं शॉट दिखे तो आपने पुल मारी दिया, विकेट हाथ में मार रहे हैं। कितनी खराब गेंदों पर साई सुदर्शन आउट हुए अगर आप देखें। आप वॉशिंगटन सुंदर को देख ले, जिनको कोशिश की गई नंबर 3 का पर खिलाने की। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स का दौर है, इन सब के बीच में अगर आप एक्सपेरिमेंट ऋतुराज गायकवाड़ या अभिमन्यु ईश्वरन जैसे बैट्समैन के साथ करते हैं तो हमें कोई रिजल्ट मिलता है, या हमारा मुंह ही चुप करा देते फिर कि नहीं भैया आप लोग गलत थे, वो जो जिनको हम खिला रहे थे वो सही है। ऐसा भी नहीं हुआ। प्लस गायकवाड़ के साथ आपको ऐसा नहीं लगता है कि पूरा करियर का पीक उन्होंने डोमेस्टिक में खेल के निकाल दिया है? पक चुके हैं पूरी तरीके से, वहां से पक कर आएंगे, इंडियन विकेट्स पर स्पिन को खेलेंगे। मुझे लग रहा है आइडियली आपको 27-28 साल में, ऑस्ट्रेलिया में देखिए 30 साल से पहले बहुत कम डेब्यूज होते हैं। वो एक हमने अभी कॉन्स्टेंस का डेब्यू देखा था जब इंडिया अगेंस्ट वो खेले, और वो डिमांड थी उनकी कि आप एक ऐसा बॉलर लाएं जो जसप्रीत बुमराह को बिगाड़ दे। वो स्कूप शॉट खेले उन्होंने, वो जिगरे वाला एक खिलाड़ी ढूंढ रहे थे, वो टेक्निक नहीं ढूंढ रहे थे। हमें क्या जरूरत है, हमारे पास तो ऑलरेडी इतने अच्छे ओपनर है, के राहुल और यशस्वी अच्छा कर रहे हैं। अब हालांकि ये सीरीज तो बहुत खराब गई है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन आपको नंबर 3 पे एक ठोस बैट्समैन चाहिए, वो हमारे इंडियन क्रिकेट को जो सूट करता है। अब वो जो कहते हैं ना सॉलिड बैट्समैन की जो एक छवि है वो हमें ऋतुराज गायकवाड़ में दिखी है। ये उससे पहले मैं अभिमन्यु ईश्वरन ने देख रहा था कि बड़ा कॉम्पैक्ट प्लेयर है। मैं मतलब वो ऐसा नहीं था कि बहुत फ्लैम्बॉयंट खेलते हैं, बट वो उनको पता था किसी भी विकेट पे सर्वाइव कैसे करना है। लेकिन आपने एक इमेज बना ली, आपने एक सोच लिया कि नहीं यार ये बैट्समैन तो नहीं यार, इसको नहीं लेना है। वो नेट पे चाहे घंटों बैटिंग कर ले, पसीना बहाता रहे बेचारा, भागता रहे मैदान पे, लेकिन वो आपने एक सोच बना लिया, एक परसेप्शन। हमारे यहाँ तो सिलेक्शन भी परसेप्शन पे होता है, तो ये सिलेक्शन और परसेप्शन को सिलेक्शन पे आना चाह रहा हूँ। एक स्टोरी जो भी आपने फाइल की वहां पर कि एक मिली भगत चल रही है सेलेक्टर और गौतम गंभीर की,
मिली भगत पे तो मैं आऊंगा, पहले मैं ये समझना चाह रहा हूँ आजकल गंभीर अगरकर साहब नजर नहीं आ रहे हैं, सब ठीक है तो गंभीर के साथ? भाई हम लोगों ने एक सही मुद्दा उठाया है और वो बोर्ड की तरफ से मुझे लग रहा है उनको डांट भी पड़ी है कि आप हर मैच में क्या कर रहे हैं जाके, आप डोमेस्टिक मैचेस क्यों नहीं देखते हैं? लखनऊ में मैच चल रहा है, अलग अलग जगह पे सैयद मुश्ताक अली चल रहा है, आपको वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है, वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ी बनाने, आपने सोच लिया कि 15 यही खिलाने वाले हैं, जिनको चुनते हैं उन्हीं को देखते हैं। तो वही दिक्कत वही है ना कि आप जाके देखो नए भाई 2027 के बाद क्या क्रिकेट तो नहीं खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, 2027 से आगे भी क्रिकेट चलानी है और क्रिकेट चलाने के लिए आपको अच्छे प्लेयर चाहिए, अच्छे प्लेयर ही ग्राउंड पे लाएंगे ना, कोच और सेलेक्टर नहीं लाएगा फैंस को ग्राउंड पे। नहीं तो क्या बन नहीं रही गंभीर से आजकल अलग अलग दूरियां? नहीं खूब बन रही है और ये जो मिली भगत है इस वजह से ही टीम को नुकसान हो रहा है। मैंने मिली भगत लिखने के पीछे रीजन भी उसमें दिया है कि अगर आपने मिली भगत नहीं करते और तेज गेंदबाजों के लिए एक बैकअप रखते हैं तो आपको इमीडिएट आपको रांची के बाद चेंज करना पड़ता है। आपने उनको 2-2 मौके दिए, हर्षित राणा ने विकेट निकाले तब भी पिटे, प्रसिद्ध कृष्णा बिना विकेट निकाले पिटे, उन्हीं को फिर खिलाना पड़ेगा अभी हमें, मजबूरी है क्योंकि आपने बैकअप किसको दिया है ताकि आप उसको रिप्लेस ही ना कर पाए। बिल्कुल, आप देखिए विराट रोहित रिप्लेस नहीं होने वाले थे तो बैट्समैन तो आपको चाहिए नहीं था, के राहुल को आप रिप्लेस कर नहीं सकते थे, तो बचा कौन है बैट्समैन बताइए? किसके लिए वो ध्रुव जुरेल रखे गए, किसके लिए वो ऋषभ पंत रखे गए? मेरे लिए तो यूजलेस है, इससे अच्छा तो मुश्ताक अली खेल लो तो जाके वहां रन बनाते T20 में, अगर वो है उनके परसेप्शन में है। और प्रसिद्ध कृष्णा भी इसलिए रखे गए, एक मीम चल रहा है सोशल मीडिया पे जहां कहा गया प्रसिद्ध कृष्णा इसलिए बॉलिंग कर रहे हैं ताकि हर्षित राणा मैगराथ लगे, को एक ऐसा बॉलर रखा गया है कि हर्षित राणा देख के लगे कि नहीं ये बढ़िया बॉलिंग कर रहा है। आज मतलब कुछ ऐसे जो क्रिकेटर्स हैं जो आजकल बड़ी ऑनेस्ट बात करने लगे, मैं बड़ा इंप्रेस हूँ। मैं आकाश चोपड़ा का भी इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने एक तरह से कारण बताओ नोटिस भेजा है मुझे लग रहा है गौतम गंभीर को भी और अजीत अगरकर को भी कि भैया मेरा एक सवाल है कि 2 साल पहले ओडीआई क्रिकेट का बेस्ट बॉलर आपका मोहम्मद सिराज था, ऐसा सिराज ने क्या कर दिया कि आप उसको मतलब किसी भी वनडे सीरीज के लायक नहीं समझ रहे हैं? सिर्फ एक फॉर्मेट का गेंदबाज बना के छोड़ दिया आपने। भाई उसकी गलती तो बता दीजिए कि उसकी गलती क्या है। जो आदमी आपको विकेट निकाल के देना जानता है, जो आदमी आपके कहते हैं ना कठिन परिस्थितियों में आके जिम्मेदारी से गेंदबाजी कर सकता है, आपने उसको दरकिनार कर दिया। अरे भाई उसको स्क्वाड भी ही रखते, कम से कम आज जरूरत है आपको विशाखापट्टनम में तो आप उसको खिला सकते थे, लेकिन अब आपको चाहिए नहीं क्योंकि आपने तय करा हुआ है कि हमें हर्षित राणा। मैं वही समझना चाहता हूँ, ये रेस्ट मांगा जाता है, खुद से कहते हैं तुम आराम करो? नहीं, कोई रेस्ट नहीं मांगा। सिराज ने, मैंने इंटरव्यू पढ़ा है कि मैं जितनी गेंदबाजी करूंगा उतना अच्छा होगा, मुझे रेस्ट नहीं चाहिए। साफ इंग्लैंड से आके उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि भैया मैं ऐसा गेंदबाज हूँ, मेरा रिदम खराब हो जाता है, मुझे जितने मैच खिलाओगे मैं उतना खुश हूँ। एक गेंदबाज कह रहा है मैं खेलना चाहता हूँ, मोहम्मद शमी कहता है मैं खेलना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं भैया तुमको नहीं खिलाएंगे। और एक बुमराह के साथ भी सर आपने नोटिस किया, बुमराह का लास्ट ओडीआई कौन सा है? 19 नवंबर 2023, वो वर्ल्ड कप फाइनल। उसके बाद से 2 साल गुजर चुके हैं, जसप्रीत बुमराह ने कोई वनडे मैच नहीं खेला है, क्या सीधा 27 वर्ल्ड कप में खेलेंगे? वो एक चीज तो समझ आ सकते हैं हम लोग कि चलो 2027 के लिए आप में भी जसप्रीत बुमराह को कुछ कम मैचेस खिलाना चाह रहे हैं, पहली प्रायोरिटी आपकी 2026 वर्ल्ड कप है और उसके लिए आप जसप्रीत बुमराह को तैयार कर रहे हैं, लेकिन सिराज तो आपकी पहली प्रायोरिटी है नहीं T20 में, आप उनको क्यों नहीं खिला रहे? शमी आपकी पहली प्रायोरिटी है नहीं है, फिर भी आप उनको नहीं ला रहे टीम में। तो मतलब ये साफ दर्शाता है कि आप जिन खिलाड़ियों को परसेप्शन बना चुके हैं कि ये खिलाड़ी हमारे 15 रहेंगे, वो कुछ भी करे मैदान पे, वो 0 पे आउट हो, टीम हारती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके परसेप्शन के हिसाब से जो 15 खिलाड़ी हैं जो आपकी जी हजूरी करेंगे आगे कमरे में, जो आपके पैर छुए रोज आके, छोटे छोटे बच्चे जो आपने चुने हुए आजकल पैर छूते रहेंगे तो वो टीम में बने रहेंगे, जो जरा से भी एरोगेंस दिखाएगा वो बाहर हो जाएगा। तो आजकल तो टीम ऐसे चल रही है। तो ये मिली भगत है, ये मिली भगत का साक्षात उदाहरण है। ये जो वनडे की टीम है जिसमें आपने 3 विकेट कीपर, मैं तो पहले दिन से मतलब मेरे गले के नीचे नहीं उतरे, 3 विकेट कीपर क्या कर रहे हैं इंडिया में? 2 पानी पिला रहे हैं, कप्तानी कर रहा है, पता ही ना हो रहा है। और जब आपको जरूरत है, आज पेस बॉलर शिद्दत के साथ आपको जरूरत है सीरीज बचाने के लिए, बिल्कुल ये सीरीज अगर हारेंगे जीतेंगे तो पेस बॉलर के प्रदर्शन पे है ये पूरा। इतना छोटा मैदान है विशाखापट्टनम का, तो अगर ये हारे तो ब्लेम सीधा मुझे लग रहा है जाना चाहिए अजीत अगरकर के ऊपर कि आपने क्या टीम चुनी है। और वो अगर ब्लेम नहीं लेते तो ये सीरियसली ये जो भारतीय फैंस उनको आवाज उठानी चाहिए कि भैया ये कैसी टीम चुनी जा रही है कि आप टीम चुनते हो और ओडीआई क्रिकेट में भी हम लगातार हारना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल है, और हम ये बात तब से कर रहे हैं जब स्क्वाड आया था, साथ में हम टेस्ट की बात, ऋतुराज की बात भी हमने इसलिए शुरू की कि लोग अब वनडे पे शिफ्ट कर चुके हैं, लेकिन हम अभी भी उस हार को भूले नहीं कि घर में आकर हार गए, बल्लेबाज हम ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मैं ऋतुराज से बात शुरू की। दूसरी बात रही टीम सिलेक्शन की, बॉलर नहीं है इस देश में, हमें मजबूरी में प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा को खिलाना पड़ेगा। प्रसिद्ध कृष्णा ऐसा केस हो गया कि हर कोई आकर अपना ओपिनियन दे रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा कोई ऑप्शन नहीं भैया, इसी प्लेइंग 11 के साथ जाना पड़ेगा आपको। आप मोनी मौकर खिला दीजिए, ये ऑप्शन है बॉलिंग कोच को कि भैया आप ही खेलो, बाकी तो कोई बताइए ना। ध्रुव जुरेल बाहर बैठे हैं, नीतीश रेड्डी है, ऋषभ पंत और आपके तिलक वर्मा है,
तो एक ही कोई चेंज हो सकता है, या वॉशिंगटन सुंदर को आप ड्रॉप करें, आपके फेवरेट खिलाड़ी हैं, और तिलक वर्मा को आप ले आए, अदरवाइज कोई चेंज होने वाला नहीं है। देखिए ये क्योंकि मानसिकता आपकी ऐसी है ना, आपको परसेप्शन बना हुआ है कि हमें ये खिलाड़ी चाहिए, हम इन्हीं खिलाड़ी को ये जिता देंगे। अरे कब जिताएंगे भैया, एक सीरीज ऑस्ट्रेलिया हार गए, पहले श्रीलंका से आप हार चुके हैं आपकी कोचिंग में, तो ये मतलब अभी टेस्ट सीरीज वाली जो कहानी है क्या वनडे सीरीज में भी शुरू करना चाह रहे हैं। फिर आप ब्लेम दे देंगे कि विराट और रोहित धीमा खेले, विराट रोहित ने जो है टीम को वो डोमिनेट किया हुआ है, मैदान पे सुनते नहीं किसी की, ये तमाम चीजें आने वाली हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए तो मुझे लग रहा है या तो विराट और रोहित इतने रन बना देंगे विशाखापट्टनम में कि बॉलर की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि उनको पता है कि ब्लेम जो है अंत में उन्हीं दोनों पे आने वाला है। रोहित शर्मा का टेम्परामेंट आप देख रहे हैं इस सीरीज में, क्या लग रहा है आपको? वो इंटेंट अटैकिंग तो नहीं है अब, खैर नहीं, तो भाई आप टीम मैनेजमेंट के ऊपर है ना, टीम मैनेजमेंट कहेगा आपको तेज खेला। भाई वो इससे पहले जब वो तेज बैटिंग कर रहे थे तो खुद कप्तान थे, वो एग्जांपल सेट कर रहे थे। अब उनको कहा गया है कि भाई आप 50 ओवर की बैटिंग है और आप अपना नेचुरल खेलिए तो खेल रहे, जब मिल रही तो मारते हैं। मतलब वो ओवर एग्रेसिव नहीं हो रहे जो हम देख रहे थे 2023 में। बट रोहित शर्मा के बारे में सर कई लोग ये भी कह रहे हैं ना कि रोहित शर्मा वेट एंड वॉच गेम भी खेल रहे हैं। रोहित शर्मा बड़े शाणे इंसान है, वो समझ रहे हैं कि अभी इंडियन क्रिकेट में क्या हो रहा है, चुपचाप शांति से अपने को बैक फुट में डाला हुआ, लेकिन अभी भी उस स्कीम ऑफ थिंग्स में है। उन्हें लीडरशिप के रोल के आसपास घूम रहे हैं अभी भी रोहित शर्मा, कहीं ना कहीं जो ग्रुप है सब उन्हें मतलब पता है। विराट कोहली के साथ ऐसा नहीं, विराट कोहली का माइंडसेट कुछ और है भाई, लेकिन रोहित शर्मा शाणे इंसान है। देखिए मुझे ये लग रहा है कि कप्तानी तो देखिए मिलने वाली नहीं है। कप्तानी तो जब तक गौतम गंभीर है, आप वो जाइए, अजीत अगरकर है अभी आपके, तब तक तो कप्तानी नहीं मिलेगी। वो कहते हैं ना आप रोल बैक नहीं कर सकते, जैसे पार्लियामेंट में होता है कि आपने एक बार दे दिया तो आप रोल बैक करने की स्थिति में नहीं है, जब तक विपक्ष इतना हंगामा ना कर दे या उनके पास इतने वोट्स हो जहां से वो आपको रोल बैक के लिए मजबूर करें। तो अभी तो वोट्स कुछ है ही नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सैक कर दिया गया। मुझे वही कह रहा हूँ, अब कोई शमी का नाम नहीं ले रहा। मुझे बड़ा आश्चर्य है, शमी जैसे गेंदबाज ने जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी अच्छी गेंदबाजी की, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या शमी डिजर्व नहीं करते थे? चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से कोई ओडीआई नहीं खेले उत्कर्ष भाई, लेकिन मुझे मतलब ऐसे लोगों के लिए बड़ा दुख होता है कि इतनी अच्छा गेंदबाज, वर्ल्ड क्लास पेस बॉलर, आपने उसको साइड में बिठा रखा है। वो आज खेल रहे होते ना, ये दुर्गत नहीं होती जो रायपुर में हुई है, या आने वाले जो अभी आपका विशाखापट्टनम में मैच है, आप देखिएगा बहुत बड़ा फर्क डालने वाले हैं हमारे ये दोनों तेज गेंदबाज। क्योंकि इक्का दुक्का विकेट वो पहले ओवर में थोड़ा स्विंग हुआ, अच्छा आपने लेंथ पे डाला, मिल गई, लेकिन फिर बाकी के ओवर हम सब ने देखा है मैच कितना क्लोज पहुंचा दिया इन्हीं गेंदबाजों ने। तो अभी तो सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं, फर्स्ट बॉलिंग अगर आएगी तो और चीजें बदलेंगी, नेचुरल बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। और अब चैलेंजेस तो बड़े, हालांकि साउथ अफ्रीका के एक दो खिलाड़ी इंजर्ड जरूर है, बट उनके जो बैटिंग है उसमें वो दमखम नजर आया है। जिस तरह से उनका अप्रोच रहा है, वो एक तो हार नहीं मारना है। जब आप हार नहीं मानते किसी भी परिस्थिति, भाई 0 पे 2 विकेट हो गई थी, उसके बाद भी वो 300 चेस के लिए गए, फिर एक तो 300 चेस कर ही दिया जब मार्कर ने 100 किया। क्या ये पॉन्टिंग वाली ऑस्ट्रेलिया हो गई साउथ अफ्रीका में? लग नहीं रहा था इस सीरीज के पहले ऐसा कुछ। देखिए अप्रोच से बहुत फर्क पड़ता है ना, वो कप्तान कैसा है, कप्तान अपना काम कर रहा है, कप्तान उसको पता है अपने खिलाड़ियों से क्या कुछ निकलवाना है। यहाँ तो के राहुल को भी पता नहीं बेचारे को, अगले मैच में उसको तो इंस्ट्रक्शन का वेट रहता है कि भाई अब सुंदर को बॉलिंग करानी है, अब जडेजा आएंगे तो कुलदीप आएंगे, ड्यू फैक्टर से लड़ने का कोई आपने पोजीशन नहीं है। उनकी कप्तानी पे अगर बात करें सर, इस सीरीज में कप्तानी चलिए ठीक है, ठीक कह सकते हैं, बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक चीज से जो मुझे दिक्कत नजर आई वो बॉडी लैंग्वेज है। केएल राहुल की बॉडी लैंग्वेज पता नहीं क्यों उतनी एग्रेसिव वहां पर नजर नहीं आती है। बैक ऑफ द फ्रंट वहां खड़े रहते हैं, गेंदबाजों को इशारा कर दिया, हाँ ठीक है। उस दिन आखिरी में मैच ही हार गए थे, ऐसा लग रहा था, छोड़ दिया था कि अपने हिसाब से चीजें चल रही हैं। देखिए मुझे उत्कर्ष में बड़ी हैरानी की बात है कि जिस खिलाड़ी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने कप्तान के लायक नहीं समझा, जिस खिलाड़ी को बाकी के फ्रेंचाइजी इसलिए लेना नहीं चाहते, वो कप्तानी का दावा करेंगे और उनसे कप्तानी नहीं कराना चाह रहे क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, और ऐसे आदमी को आप कप्तान बना देते हैं, हिंदुस्तान का कप्तान। आप बताइए ना, आईपीएल एक फ्रेंचाइज क्रिकेट है जहाँ पे एक आदमी उसको हटा देता है, उसका भयंकर झगड़ा होता है फ्रेंचाइज ओनर से, बिकॉज उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा था, वो जीतने के लिए नहीं जाता था। उसको पता था अपने 50-60 बनाओ, टूर्नामेंट में 600 रन बना देंगे, मैं सेफ हूँ। लेकिन जब आप कप्तान है तो आप सेफ नहीं, आपकी टीम कितनी सेफ है देखना पड़ता है, आपकी टीम कितना मैच जीत रही है, कितने परसेंटेज आपके मैच का वो देखना पड़ेगा। तो आपको नहीं हैरानी हो रही जिस आदमी को, मैं तो बड़े दिन से ये सोच रहा था कोई मेरे सवाल पूछे, मैं बताऊं कि भैया फ्रेंचाइज क्रिकेट में उसको नकार दिया गया सिरे से, ना पंजाब उनको लेने को तैयार थी, ना कोलकाता लेने को तैयार है आज की डेट में, क्योंकि सब जगह ये कप्तानी मांगते हैं। तो कप्तानी तो मिलने से रही। दिल्ली में क्लेम किया गया था कि इन्होंने खुद कहा मैं कप्तानी नहीं करूंगा, गलत बात है। अक्षर पटेल को इसलिए कप्तान बनाया गया कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आपको टीम को चला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अपने ही जोन में फंसे रहते हैं। आप देखो ना, कीपिंग में अपने ही जोन में फंसे हो,
वो उनका बॉडी लैंग्वेज बता देता है कि उनका दिमाग ही नहीं चल रहा है। वो तो रोहित विराट का साथ मिल रहा है तो फील्डिंग थोड़ी ठीक लग रही है, नहीं वो भी खत्म हो जाता है। और गेंदबाजों को भी इंस्ट्रक्शन जो देते हैं, मतलब उनके लगता है अंदर कि लीडरशिप, देखिए लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। अगर फिर अब आप लोग बोलेंगे यार ये क्या नया चीज आ गई। भाई अगर आपको इन फ्यूचर कैप्टन देखना ही था तो आप के राहुल की जगह किसी और खिलाड़ी को बना लेते हैं कैप्टन। मैं तो कह रहा हूँ यशस्वी जायसवाल क्या बुरा है। अगर आपको कप्तानी चेक करना है तो आप नया चेहरा देख लो एक करा के। वो भी कह चुके हैं मैं भी कप्तान बनना चाहता हूँ। आके कह रहे हैं तो जब एक ट्राइड एंड टेस्टेड है जो फेल हो चुका है उसको आप कप्तान बना रहे हैं, एक नया चेहरा है आपके पास जिसको आप कप्तान बना सकते हैं लेकिन नहीं बना रहे। तो ये बड़ा फर्क है ना कि आप के राहुल ने क्योंकि टेस्ट मैच में अच्छी बैटिंग कर दी है इंग्लैंड में, आप बस उनको दे दीजिए इनाम देना है। तो ये इनाम देने का जो प्रथा है ना कि जैसे शुभमन गिल को इनाम मिला, इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में रन बनाया, इनाम मिल गया उनको ओडीआई कप्तानी का। तो ये इंडिया में चलता रहता है। और आजकल वन सीरीज कैप्टन का एक ट्रेंड आया हुआ है कि आप एक सीरीज के कप्तान है बस, उसके बाद आप हटा दिए जाएंगे, अगली सीरीज के हमारे परमानेंट वाले कैप्टन आ जाएंगे। तो फिर वो इसीलिए तो टीम भी वैसी हो रही है। जडेजा वाइस कैप्टन बनेंगे 36 साल में, लेकिन अगली सीरीज में हटा दिए जाएंगे। ये तो इसीलिए तो टीम का भी है ना कि कंफर्मेशन ही नहीं है कि आप जीतेंगे हारेंगे। आप जाएंगे मैदान भी ये कंफर्म है। लॉलीपॉप सबको बांटा जा रहा है कि तुम भी एक बार बांट के क्या करेंगे। उसमें क्या है, बीसीसीआई खर्चा ही बढ़ा रहा है। ये ट्रेंड पाकिस्तान में था, आपको पता है बीसीसीआई का खर्चा ही बढ़ा रहा है क्योंकि जो एक्स कप्तान है और टीम के जो कोच हैं और मौजूदा कप्तान सबको स्वीट देना पड़ता है। तो ऐसा ना आप 11 स्वीट या 12 स्वीट बुक करने पड़े, इतने ढेर सारे कैप्टन हो जाएंगे इंडिया में कि हर कप्तान को चाहिए, एक्स कैप्टन को एक स्वीट चाहिए। हालांकि वो जो कैप्टन को मिलता था स्वीट पहले वो मीटिंग्स वगैरह आपको करनी होती है, टीम मीटिंग इसके लिए। लेकिन अब तो जो आपके एक्स कैप्टन की रूल है बीसीसीआई का, तो मे बी अब कितने आप स्वीट बुक करेंगे, इतने होटल में स्वीट नहीं होंगे जितने प्लेयर आपके पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान में ऐसा होता था ना कि बाबर से लेकर शाहीन तक सारे कप्तान हो गए एक दफा। इंडिया में भी ऐसा हो गया कि भाई कप्तान हर सीरीज में बदल रहे हैं। हालांकि शुभमन गिल आएंगे तो फिर से एक बार स्टेबिलिटी आएगी कि चलिए हमारे मुझे उम्मीद है कि शुभमन आएंगे तो थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि जब आप एक लॉन्ग टाइम कैप्टन के साथ खेलते हैं और एक पार्ट टाइम कैप्टन के साथ, तो उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आप केएल राहुल वो अपनी जोन में मस्त है, हमारे रोहित विराट को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। मुझे ये दिक्कत है, उन्हें मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है। सारे मीटिंग उनको जाना चाहिए। अगर कैप्टन है तो वो अपने अधिकार के बारे में बात कर सकते हैं। भाई मैं टीम मीटिंग में है, मैं टीम सिलेक्शन में रहना चाहता हूँ, तभी तो बातें कह पाएंगे आगे। जो शमी के लिए क्वेश्चन हुआ था उनसे या बाकी खिलाड़ियों के लिए जो क्वेश्चन होता है, आंसर तभी दे पाएंगे जब आपको नॉलेज होगी कि किस वजह से बाहर किया गया। फंस जाते हैं वहां पर, मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये सब सवाल। उन्हें फंस जाते हैं। शमी पे जो क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा शमी भाई बहुत अच्छे हैं लेकिन दूसरों के साथ अनदेखी नहीं कर सकते हम। वहां पर प्रसिद्ध हर्षित राणा के साथ गलत हो जाएगा अगर शमी को ले आएंगे तो। ये कोई आंसर था सर, कोई लॉजिक था? गलत तो खुद कर रहे हैं, देख लीजिए क्या हो रहा है। अनदेखी के चक्कर में आप शमी को बाहर रखे हुए हैं। शमी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे कल आपने देखा होगा फिर उन्होंने पोस्ट डाला, जितने विकेट लेते हैं पोस्ट डाल देते हैं कि मैंने इतने विकेट निकाल लिए। यहाँ पर 4 विकेट निकाले, पोस्ट डाल दिया। हालांकि 4 मैच पहले खराब गए थे, पिटाई भी हुई थी शमी की वहां पर ठीक ठाक, तब पोस्ट नहीं डाला था, लेकिन पोस्ट डालकर मैसेज वहां पर उन्होंने दे दिया। अंत में आते हैं रवि शास्त्री की उस बात पर जिनका एक इंटरव्यू एक जगह पर रिलीज होने वाला है संडे को। टीजर उसका रिलीज हुआ है जहां पर उन्होंने साफ कह दिया भाई ये दोनों ज्यादा खिलाड़ी हैं, इनके साथ कोई छेड़खानी, कोई शैतानी नहीं करनी चाहिए किसी को। वहां पर पूछा गया कौन कर रहा है शैतानी, नाम भी लिया गया, गंभीर कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला जो भी कर रहा हो नहीं करनी चाहिए, मैं कोच होता अगर इनको फ्री कर देता। नहीं, मैं 2018 मैंने भी उनका एक इंटरव्यू किया था और ये सेम लाइन 7 साल पहले मैं बोली था। वो टीम के हेड कोच थे और विराट कैप्टन थे। मैंने पूछा कि आप मतलब इतने बड़े खिलाड़ी को हैंडल कैसे करते हैं? फिर यार शेर को कोई जंगल में हैंडल करता है? उसको जिस दिशा में जाके शिकार करना है, जिसका शिकार करना वो करता है। आप उसको जिस दिन आप उसको दिशा दिखाने लगेंगे फिर तो वो जंगल का शेर नहीं रह जाएगा, वो सर्कस का शेर हो जाएगा जो एक रिंग मास्टर के इशारे पे चलता है। कह रहे तो वो जंगल के शेर है दोनों, उनको उसी साल पे छोड़ दो। वो दादा क्रिकेटर है और उनको पता है कब कहाँ पे क्या करना है। तो वो एग्जैक्ट वही वर्ड है। मुझे आप एक यहाँ जो दिक्कत हुई है ना उत्कर्ष भाई, वो यही हुई है कि रवि शास्त्री ने जिस तरह टीम को हैंडल किया और गौतम गंभीर थोपना चाहते हैं हर चीज कि नहीं तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, किसी को नंबर दे। गंभीर की सबसे बड़ी थ्योरी जो सामने आई थी जब हमने देखा था, कई सारे रूल बीसीसीआई ने 10 नियम बनाए थे कि स्टार कल्चर टीम में नहीं रहना चाहिए। विराट कोहली भी साथ में ट्रैवल करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। हमारे वीडियो एडिटर मानस जी हैं, वो बार बार कहते हैं कि बिना स्टार के इंडिया क्रिकेट नहीं चल सकता। यहाँ पे स्टार्स आपको चाहिए और स्टार कल्चर ही खत्म किया जा रहा है कि सबको एक जैसा बराबर हम एक लाठी से आंकेंगे। स्टार नहीं होगा तो आएगा कौन ग्राउंड पे? बताइए ना, किसको देखने आएगा? नहीं आ रहा ना टेस्ट में, T20 में। तो वही कह रहा हूँ, जब स्टार नहीं होंगे आपके पास तो नहीं आएगा कोई देखने। अभी मारा मारी है देखिए देखने के लिए, तो विराट और रोहित का ऑरा है जिसको देखने लोग आ रहे हैं। वो शतक बनाए 0 पे आउट जाए वो अलग मैटर है, लेकिन वो खेल रहे वो बहुत बड़ा मैटर है। ये बात जब उठी थी स्टार कल्चर वाली तो आप भी ऑस्ट्रेलिया में थे, बीजीटी चल रही थी, इरफान पठान ने भी कई बातें कह दी थी, फिर कमेंट्री से उन्हें सैक किया गया। वहां पर ये बात आई थी कि स्टार कल्चर खत्म करना है। बीसीसीआई ने आनंद फानंद में नियम बना दिए थे। कितना इंपैक्ट आ गया सर स्टार कल्चर खत्म करके? चैंपियंस ट्रॉफी आई है बस। देखिए वो कदम तो ठीक था कि आपने स्टार कल्चर, टीम एक बस में जाए, टीम एक बस में, उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि स्टार कल्चर खत्म कर दे। स्टार कल्चर कैसे खत्म हो जाएगा? स्टार तो स्टार ही रहेगा ना। नहीं तो स्टार को खत्म कर देंगे वो कि मत खेलो। हाँ, तो वो हुआ है, स्टार को खत्म किया गया, स्टार कल्चर नहीं खत्म हुआ। टेस्ट से तो खत्म कर दिया आपने।
तो वही कह रहा हूँ कि जो कल्चर खत्म करने की बात है वो अलग मैटर है। कल्चर आपने खत्म किया, सब एक साथ जाएंगे, एक रूम में बैठेंगे, एक डाइनिंग टेबल पे खाना खाएंगे, वो होता है कल्चर। आपने खराब खत्म किया कि आपने स्टार ही खत्म कर दिया। टेस्ट से बाहर, T20 से रिटायरमेंट हो गया, एक ओडीआई क्रिकेट बचा है, वहां पर पीछे लगेंगे, स्टार को नीचे ही ले आते हैं एकदम। तो अब यही तो दिक्कत है ना कि हम कल्चर नहीं खत्म कर रहे, हम स्टार खत्म कर रहे हैं। तो बीसीसीआई के लिए आज ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू वाइज अगर हम बात कर लें तो? बहुत इंपॉर्टेंट दिख गया है। देखिए 2 मैचेस में सोल्ड आउट रहा है एकदम, एक मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी। वही वाइजैक में सुनने में आ रहा है कि भगदड़ हो गई है, बहुत मारा मारी है टिकट को लेके। बिल्कुल। तो ये अपने आप में सारी कहानी कहता है, किसी को कहने की क्या जरूरत है। जो देख रहा है, जो समझ रहा है, सुन रहा है, अगला विराट रोहित जब आएंगे या बनेंगे तब तक तो पता नहीं कितने साल लग चुके होंगे। इसी पे मेरा अगला सवाल आपसे ये आता है, अगर रेवेन्यू वाइज इतने इंपॉर्टेंट है तो टेस्ट से नहीं जाने देना था विराट को? बिल्कुल नहीं जाने थे। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि आप कम से कम, चलिए रोहित का टेस्ट क्रिकेट में उतना इम्पैक्ट नहीं है, बट विराट कोहली तो टेस्ट क्रिकेट के लिए मतलब वो जीते थे। बिल्कुल। मुझे तो बड़ी हैरानी हो, मुझे सबसे पहले कोई आया था कि यार सारा फॉर्मेट छोड़ देगा विराट, टेस्ट क्रिकेट नहीं छोड़ेंगे, सबको ही लग रहा था। तो लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट जब उन्होंने छोड़ा तो बड़ा मतलब एक अजीब सा क्वेश्चन था हम सबके जहन में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। विराट से जब भी हम लोग बात करते थे इंटरव्यू टेस्ट क्रिकेट, वो उनकी अभी अपनी जो ब्लू कैप है उसको बहुत सहज के रखते थे, जो उनको पहली मिली, तो वो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस है, आज भी है इंपॉर्टेंस। लेकिन अब वो सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो गए कि जब आपने बागडोर कहीं और पकड़ाई और वहां से फिर उनकी पहली शर्त यही थी कि लोग नहीं होंगे टीम में, तो फिर उसके बाद खत्म हो गया। विराट कोहली अब आज की तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? अब देखिए ये तो पूरा टीम मैनेजमेंट के हाथ में होता है, टीम मैनेजमेंट भेजता है ना वहाँ पे। अब ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 100 किया, विराट ने भी 100 किया। बिल्कुल। अब मे बी विराट ने मना किया हो कि नहीं जाना चाहते, या मे बी टीम मैनेजमेंट, ये देखिए पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद आती है 2022 एशिया कप, हाँ, उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की 4 साल से विराट कोहली ने। अब देखिए वो मैन ऑफ द सीरीज भी होंगे फॉर श्योर है, लेकिन वो आएंगे नहीं। पिछली बार का मैन ऑफ द सीरीज आपको याद है, 2 लोग आए थे, कैप्टन भी आया और मैन ऑफ द सीरीज जिसको मिला वो भी आया। बट इस बार ऐसा होगा नहीं, मैं डेड श्योर हूँ विराट बनेंगे मैन ऑफ द सीरीज, लेकिन उनको भेजा नहीं जाएगा। क्यों नहीं बात कर रहे, खुद नहीं जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली? नहीं, तो डिसीजन कोच और कप्तान का है ना, किसको भेजेंगे, वो लोग डिसाइड करते हैं किसको भेजना है। अगर वो कहेंगे विराट को जाना, विराट क्यों मना करेंगे? रोहित द्रविड़ के टाइम भी कभी नहीं गए, अभी भी नहीं जाते। हाँ, लेकिन वो शायद मे बी वो कोच और कैप्टन का डिसीजन है। थोड़ा एक सीनियरिटी का भी होता है कि यार एक बार पूछा जाता है, उन्होंने कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना। बट ये सारा जो जिम्मा है कि किसको भेजना है, कौन जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या बातें होंगी, वो आपको पॉइंटर्स भी दिए जाते हैं, इन पॉइंटर्स में ये जवाब दिया जाएगा। ये आपका टीम मैनेजमेंट का काम है, इसमें विराट का कोई रोल नहीं। विराट को कहेंगे अगर मैन ऑफ द सीरीज बनते हैं और जाइए, तो मुझे लग रहा है आना चाहिए, विराट को रखनी चाहिए अपनी बात आगे। और विराट अगर अपनी बात रखेंगे तो बड़े सारे सवाल 4 साल से संजो के रखे गए हैं। पहला सवाल आपको ही लगता है टेस्ट क्यों छोड़ा, यही हो जाएगा? यही होने वाला है 100%। ठीक है, इसीलिए विराट कोहली वहां पर नहीं आते हैं। ठीक है, आखिरी में चलते चलते प्लेइंग 11 में हमने बात कर ली है कि ज्यादा चेंजेस होने नहीं, लेकिन एक आध चेंज अगर बात हो, नीतीश रेड्डी आ सकते हैं क्या? नहीं, नीतीश रेड्डी की मुझे लग रहा है कि तिलक वर्मा में भी आ जाए, क्योंकि आपकी बैटिंग बहुत वीक है। देखिए आप मैच बॉलर तो पिटाई हुई है, लेकिन वो 11 से जो आपने 11 ओवर में 78 बनाया वो सबको कांटे की तरह चुभ रहा है। ये 284 पे 3 विकेट और आप फिर बनाते हैं 358, जो 384 होना चाहिए था कम से कम। भाई 11 में 100 तो बनाएंगे ना लास्ट के स्लॉग ओवर में, जो नहीं बने। तो मे भी ये अटेम्प्ट कर जाए कि आशीष सुंदर की जगह तिलक वर्मा खेलते नजर आए आपको। ठीक है, तो एक ही बदलाव यहाँ पर दिख रहा है भाई कि तिलक वर्मा आ सकते हैं। आपको क्या लग रहा है और कौन से चेंजेस हो सकते हैं हिंदुस्तान को अगर इस मुकाबले को जीतना है, सीरीज को जीतना है? तो कमेंट सेक्शन में अपने चेंजेस बताइएगा। इनसाइड स्टोरी का ये एपिसोड कैसा लगा, इस पर भी अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा।